फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम रिवेन्यू के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। कि कंपटीशन क्या है? इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा। कि प्रीवियस क्लास में हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है। कि कांस्टेंट प्राइस पर, सेम प्राइस पर क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, मतलब सेलिंग बढ़ रही है। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर सेलिंग तभी बढ़ेगी जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस को डिक्रीज करेगा तो सेलिंग उसकी बढ़ेगी। सेम प्राइस पर सेलिंग नहीं बढ़ेगी। अब बात करें भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आते हैं। यहाँ पर क्या, फर्म प्राइस मेकर होती है, फर्म खुद प्राइस को डिटरमाइन करती है, प्राइस डिसाइड करती है। बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, एंड फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। कि जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, सेम वही फर्म टेक कर लेती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, तो जो फर्म होती है वो खुद अपना प्राइस डिसाइड करती है। तो यहाँ पर क्या है, कंपटीशन क्या है भाई, इम्परफेक्ट है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी के लिए इतना जान लेते कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, हमारा प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर सेलिंग तभी बढ़ेगी जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं रिवेन्यू को अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। बात करते हैं हम यूनिट सोल्ड की, तो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 मेरी इंक्रीज हो रही है। देन बात करें प्राइस, जिसको हम AR भी बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू भी बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है। 543 2.25 है ना, 1। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि सेलिंग तभी बढ़ेगी जब प्राइस प्रोड्यूसर डिक्रीज करेगा, वरना नहीं बढ़ेगी। और ये जो अगर बात करूँ रिवेन्यू कंसेप्ट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है गाइज। तुमने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं तुम एक पिज्ज़ा खरीदने गए, ठीक है। उस पिज्ज़ा की जो कॉस्ट थी वो 300 रुपीज़ थी, ठीक है। अब तुम खरीदने तो भाई एक पिज्ज़ा गए थे। अब वहाँ के शॉपकीपर ने सोचा कि एक और पिज्ज़ा क्यों ना बेच दिया जाए, एक्स्ट्रा एक और पिज्ज़ा सेल क्यों ना करा जाए। अब सेम प्राइस पर अगर वो तुम्हें कहता है कि 300 रुपीज़ ही प्राइस है और तुम्हें कहेगा कि भाई एक और पिज़्ज़ा खरीदो, तुम कहोगे भाई नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को एक ही पिज़्ज़ा चाहिए। बट अगर वो कहे कि मैं 500 रुपीज़ में तुम्हें 2 पिज़्ज़ा देने के लिए तैयार हूँ, तुम खरीद लोगे। ऐसा तुमने रियल लाइफ में देखा होगा कि जैसे ही प्राइस कम कर देता है प्रोड्यूसर, तुम एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लेते हो। तो जब भी हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड जो है वो तभी इंक्रीज होंगी, तब प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कि जैसे ही क्या हुआ, शॉपकीपर ने 300 का एक पिज़्ज़ा सेल करा था, उसने क्या करा, 500 में 2 पिज़्ज़ा देने के लिए तैयार हो गया। तुमने क्या करा, 2 पिज़्ज़ा खरीद लिए। ऐसा तुमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि जब तुम खरीदने एक चीज़ जाते हो, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा ही ले आते हो। क्यों? क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी भाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है कि जैसे ही प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए कि प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगी, वरना डिमांड नहीं बढ़ाएगा कंज्यूमर रैशनल है, कम प्राइस पर ही अपनी डिमांड बढ़ाएगा। तो यूनिट सोल्ड जो है तभी इंक्रीज होगी जब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस को डिक्रीज करेगा। इतना क्लियर हुआ। देन हम बात करें TR की, तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है कि टोटल कितना अमाउंट रिसीव करा गिवन क्वांटिटी को सेल करके। देन बात करें मार्जिनल रिवेन्यू के, एडिशनल यूनिट पर कितना रिवेन्यू आया। अब यहाँ पर जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, जैसे जैसे सेलिंग की यूनिट्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है। तो रिवेन्यू यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात करें भाई AR और MR में, हम रिलेशन भी देखेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनेट रिलेशन देखेंगे AR एंड MR में, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम मानकर चल रहे हैं कि बिस्किट का ही सेल कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन जो कर रहा है वो किसका कर रहा है, बिस्किट का कर रहा है। तो सेल किसकी यूनिट्स करेगा, बिस्किट की करेगा। सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रीवियस क्लास वाला। देन बात करें कि जब प्रोड्यूसर ने क्या करा है, फर्म ने क्या करा, एक बिस्किट सेल करा, ठीक है। उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी, 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में उसने सेल करा, ठीक है। तो AR भी क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू भी क्या होगा, वो भी 5 ही होगा, है ना। तो बात करें TR क्या होता है भाई, टोटल रिवेन्यू, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो 5 इंटू में 1 क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। मार्जिनल भाई पहले यूनिट सेल करी है, तो एडिशनल कितना रिवेन्यू आया, वो भी 5 आया, ठीक है। अब बात करें हम जब सेकंड बिस्किट उसने सेल करा। अब सेकंड बिस्किट जब भी सेल कर पाएगा, वो एक एडिशनल यूनिट तभी सेल कर पाएगा जब वो प्राइस को डिक्रीज करेगा। तो प्रोड्यूसर को या फर्म को प्राइस डिक्रीज करना पड़ा, उसने डिक्रीज कर दिया 5 से 4 प्राइस, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2
8 आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आया भाई, एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक और जब एडिशनल यूनिट उसने बिस्किट की बेची तो एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू आया, एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू आया उसके पास 5 से 8 में कितना चेंज आया भाई 3 का, तो मार्जिनल रेवेन्यू का आया 3 रुपीज़ आया। ठीक है, देन बात करें जब उसने थर्ड बिस्किट सेल करा, एक और एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहा है तो भाई और प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग के यूनिट्स तभी बढ़ेंगे जब प्राइस कम होगा, कंज्यूमर तभी डिमांड करेगा उसकी। तो प्राइस क्या हो जाएगा भाई, उसने 4 से 3 डिक्रीज कर दिया, और टीआर क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, और प्राइस के इक्वली एआर होता है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं टीआर अपॉन में क्वांटिटी कर देंगे, तब भी हमारा एआर क्या आएगा 3 आएगा। देन बात करें मार्जिनल रिवेन्यू भाई कितना चेंज आया, 8 से 9 में 1 का चेंज, तो एक्स्ट्रा कितना रिवेन्यू आया 1 रुपये आया मेरे पास। देन बात करें भाई 4 यूनिट में सेल कर रही हूँ, ठीक है 4 यूनिट सेल कर रही हूँ, तो फर्म ने क्या करा भाई 2.25 का वो सेल कर रहा है, और ये क्या थी, उस बिस्किट की ओरिजिनल कॉस्ट थी। बेसिकली उस फर्म को जो कॉस्ट पड़ रही थी एक बिस्किट बनाने की वो यही पड़ रही थी 2.25, तो उसने कहा भाई ठीक है मैं सेल कर दूंगा, एटलीस्ट जो मेरी कॉस्ट है वो तो रिकवर हो जाए। ऐसा तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जितनी कॉमोडिटी कॉस्ट होती है कभी कभार प्रोड्यूसर उसी प्राइस में सेल कर देता है, वो सोचता है कि भाई नहीं बिक रहा तो ठीक है जितनी कॉस्ट है एटलीस्ट उतनी तो कवर हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तुमने देखा भी होगा। तो यहाँ पर मेरा रिवेन्यू क्या आएगा, टोटल रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी 2.25 इंटू में 4 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 9 कोई चेंज नहीं आया, मार्जिन रिवेन्यू क्या है 0, भाई एक्स्ट्रा मेरे को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा क्योंकि मैं कॉस्ट पर ही बेच रही हूँ, जितनी मेरी कॉस्ट है मैं उतनी प्राइस पर ही बेचूंगी, तो यहाँ पर मेरे को एडिशनल तो कुछ रेवेन्यू नहीं मिला। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जितनी कॉस्ट थी उतना ही मेरे को रेवेन्यू मिला, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई ये तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता हुए तुमने देखा होगा। बट अगर मैं बात करूँ जब वो 5 बिस्किट की यूनिट सेल कर रहा है तो प्राइस उसने और कम कर दिया जो कि हो गया 1, मतलब जितनी कॉस्ट थी उससे भी कम पर वो सेल कर रहा है। अब उससे भी कम पर सेल करेगा तो ऑब्वियस उसको लॉस तो होना ही है, तो यहाँ पर क्या आया टीआर मेरा 1 इंटू में 5 आ जाएगा, और चेंज कितना आया भाई कम हो गया टीआर क्या हो गया कम हो गया -4, तो मेरे पास क्या हुआ भाई -4 का मार्जिनल रिवेन्यू आया, मतलब रिवेन्यू क्या हो गया बढ़ने की जगह कम हो गया, माइनस में चला गया एडिशनल रिवेन्यू मेरा। अब जब हमने सबसे पहले बात करी थी जो फर्स्ट क्लास थी हमारी रिवेन्यू, उसमें मैंने बताया था कि टीआर और क्वांटिटी सोल्ड में क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है, कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे टीआर भी बढ़ता जाता है। टीआर और क्वांटिटी सोल्ड में तब तक ही पॉजिटिव रिलेशन होगा जब तक क्या होगा हमारी रिवेन्यू जो है वो एक्सीड करेगा कॉस्ट से, कि मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो जब तक प्रॉफिट होगा जब तक हमारा क्या करेगा टीआर भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे यूनिट्स क्वांटिटी की सोल्ड की बढ़ेगी। बट अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था तो टीआर और क्वांटिटी में क्या था पॉजिटिव रिलेशन था, क्योंकि प्राइस सेम था, वहां पर मेरे को प्रॉफिट ही मिल रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन या लॉस की सिचुएशन आ ही नहीं रही थी। बट जब हम बात करें कि प्राइस में डिक्रीज करती जा रही हूँ जैसे जैसे क्वांटिटी की सोल्ड बढ़ाती जा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारी 3 सिचुएशन आएंगी, कि जब तक क्या होगा मेरा टीआर ग्रेटर देन होगा कॉस्ट से, मतलब मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ 1 से 3 यूनिट तक, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा टीआर ज्यादा है कॉस्ट से, बेसिकली कॉस्ट तो मेरी क्या है 2.25, प्राइस है वो तो इससे ज्यादा है, तो मतलब क्या है मेरे पास टीआर रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, मेरे को प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि ये मैं बात कर रही हूँ पर यूनिट कॉस्ट की, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये क्या है मेरी एवरेज कॉस्ट है, और ये प्राइस क्या है मेरा एवरेज रिवेन्यू है। तो कंपेयर कर लेते हैं एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को, तो बात करें एवरेज कॉस्ट मेरी 2.25 है और एवरेज रिवेन्यू मेरा यहाँ पर 5 है 4 है 3 है, तो एवरेज रिवेन्यू क्या है मेरा, एवरेज रिवेन्यू क्या है मेरा ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से, मतलब क्या हो रहा है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कि पैसा ज़्यादा रिसीव हुआ है कॉस्ट कम लग रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जब तक प्रॉफिट होगा टीआर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, 5 से 8 8 से 9 इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन बात करें भाई जब वो 4 बिस्किट सेल कर रहा है 4th यूनिट सेल कर रहा है, तब उसने प्राइस क्या कर दिया 2.25, जो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उस बिस्किट के बनाने की, तो जितनी कॉस्ट है उतने पर ही बेच रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हो गया एवरेज रिवेन्यू क्या हो गया इक्वल हो गया एवरेज कॉस्ट के, है ना, कि एवरेज रिवेन्यू भी मेरा इतना ही है और एवरेज कॉस्ट भी मेरा इतना है। तो यहाँ पर सिचुएशन आ गई क्या कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई कि भाई ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, भाई जितनी कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू आ गया। ठीक है भाई, देन बात करें जब 5th यूनिट सेल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है एवरेज रिवेन्यू क्या हो गया लेस देन हो गया एवरेज कॉस्ट से, तो यहाँ पर क्या हो गया एवरेज रिवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट,
कि भाई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। और जब भी लॉस होगा तो टीआर क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन आती हैं कि जब तक AR क्या होगा, ग्रेटर देन होगा AC से। बेसिकली मैं इसको AC क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये पर यूनिट कॉस्ट बता रही हूँ कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी बिस्किट पर। तो जब तक AR क्या होगा, ग्रेटर देन होगा AC से, तो प्रॉफिट होगा, तो इसलिए TR क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देन बात करें जब AR इक्वल हो जाएगा AC के, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, है ना, TR क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। देन बात करें AR लेस देन है AC से, मतलब लॉस, मतलब TR डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैंने बताया था कि TR और क्वांटिटी सोल्ड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी सोल्ड की बढ़ती जाती है तो TR भी बढ़ता जाता है। वो सिचुएशन आती है जब हम बात करते हैं किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। तो उस सिचुएशन में क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था। जब हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, यहाँ जहाँ पर क्या है कि यूनिट सोल्ड तभी इंक्रीज होंगी जब प्राइस डिक्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में हमारी 3 कंडीशन आ जाती है कि जब तक AR क्या होगा, ग्रेटर देन होगा AC से, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो भाई टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। जब AR इक्वल हो जाएगा AC के, तो भाई ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, भाई जीरो आ जाएगा हमारा। देन बात करें AR लेस देन हो जाए AC के, तो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई AR क्यों लिख रही हूँ मैं, AC क्यों लिख रही हूँ, TR और TC क्यों नहीं लिख रही, भाई टोटल की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यार तुम्हें पता है टोटल क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। ठीक है, जब मेरे को एक यूनिट पता है, एवरेज मेरे को पता है, तो मैं ये निकाल सकती हूँ ना कितना आएगा। कंपैरिजन मैंने एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट में करके दिखा दिया, सेम हम टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारी 1 से 3 यूनिट पर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है कॉस्ट से, इसलिए प्रॉफिट होता है और TR इंक्रीज करता है। जब हम 4th यूनिट सेल करें तो यहाँ पर क्या है, हमारा TR और कॉस्ट इक्वल हो जाती है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आती है। देन बात करें जब मैं 5th यूनिट सेल कर रही हूँ, मतलब मेरी कॉस्ट एक्सीड कर गई TR से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TR डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पहले TR इंक्रीज करता है, मैक्सिमम पर आता है एंड देन डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। TC हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है भाई प्राइस इनटू में क्वांटिटी ही होता है ना। प्राइस क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और TR में प्राइस क्या बात कर रहे हैं, जिस पर मैं सेल कर रही हूँ वो प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं TR माइनस TC कर दूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा भाई, अगर TR ज़्यादा है TC से तो प्रॉफिट हो रहा है, TR इक्वल है TC के तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, और TR लेस देन है TC के तो लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। देन आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, इनमें कंपैरिजन देख रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो यार, एवरेज रिवेन्यू की जब बात करूँ तो चेंज कितने का आ रहा है, चेंज हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, रेशो देख रहे हैं। बेसिकली हम एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू में क्या रेशो आ रही है तो देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट में हम तो भाई डैश डाल लेंगे, क्योंकि चेंज की बात करो तो कितना चेंज आया हम फर्स्ट यूनिट पे नहीं निकाल सकते हैं ना। तो बात करते हैं, जब मैं 1 से 2 यूनिट सेल कर रही हूँ तो एवरेज रिवेन्यू में कितना चेंज आया भाई, 1 का चेंज आया। मार्जिनल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू में 4 से 3 1 का चेंज आया, मार्जिनल रिवेन्यू में 3 से 1 2 का चेंज आया। एवरेज रिवेन्यू में 3 से 2.25 में कितना चेंज आया, 0.75 का, एंड 1 से 0 मार्जिनल रिवेन्यू में 1 का चेंज आया। देन बात करें भाई 2.25 से 1 कितने का चेंज आया, 1.75 का AR चेंज आया है ना। 0 से -4 कितने का चेंज आया भाई, 4 का चेंज आया। तो अब तुम ध्यान से देखो, मार्जिनल रिवेन्यू 2 2 1 4 एंड एवरेज रिवेन्यू क्या कर रहा है, 1 1 0.75 1.75। तो मार्जिनल रिवेन्यू ग्रेटर स्पीड से डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू एवरेज रिवेन्यू। तो इसलिए MR का जो कर्व होता है वो मोर स्टीपर होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज आता है। कितना चेंज आ रहा है देखो, 2 का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है। बट एवरेज रिवेन्यू में क्या हो रहा है भाई, 1 1 0.75 1.75 एज कंपेयर टू मार्जिनल रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू में कम चेंज आता है, इसलिए मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व जो है वो स्टीपर बनता है। वो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले ग्राफ की। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम यूनिट सोल्ड एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम क्या, TR MR एवरेज रिवेन्यू प्राइस डिमांड कब, इन रुपीज़ में ले रहे हैं भाई। रिवेन्यू किस में हम रिसीव करेंगे, रुपीज़ में ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई AR को ही डिमांड कब बोलते हैं। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं ना यूनिट सोल्ड की, कि प्रोड्यूसर जो है कितनी यूनिट सेल कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर, बेसिकली हम उसको सेम ये भी बोल सकते हैं ना कि कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 2 बिस्किट सेल कर रही हूँ 4 रुपये पर, ठीक है,
2 बिस्किट सेल करूँ मैं 4 रुपीज़ पर, 4 रुपीज़ प्राइस पर, तो क्या हो रहा है कि कंज्यूमर भी क्या कर रहा है भाई, 2 यूनिट डिमांड कर रहा है बिस्किट की 4 रुपये प्राइस पर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, डिमांड कर्व होता है फर्म का। बेसिकली हमें यही पता चल रहा है ना कि कितनी यूनिट्स में सेल करूँ एट डिफरेंट लेवल प्राइसेस पर, या फिर मैं इसको ये बोल दूँ कि भाई कितनी यूनिट डिमांड हो रही है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर, तो इसलिए हम एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व बोलते हैं फर्म का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई किस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीआर की। टीआर की बात करें तो भाई 0 लेवल से स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर टीआर 0 होता है, कि भाई कुछ सेल ही नहीं करा तो मैंने कुछ रिसीव भी नहीं करा तो टीआर भी 0 ही होगा। देन बात करें 1 यूनिट पर मेरा टीआर कितना है भाई, 5 है। ठीक है, 2 यूनिट पर मेरा टीआर कितना है, 8 है। 3 यूनिट पर टीआर कितना है भाई, 9 है। 4 यूनिट पर टीआर कितना है भाई, 9 है। 5 यूनिट पर टीआर कितना है भाई, 5 है। ठीक है, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो टीआर क्या करता है, पहले तो हमारा इंक्रीज करता है। टीआर क्या करता है, इंक्रीज करता है। रेट डिमिनिशिंग होती है क्योंकि एमआर डिक्रीज कर रहा है ना। और फिर टीआर क्या आ जाता है, अपने मैक्सिमम पर आ जाता है एंड देन फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो टीआर क्या करता है, पहले इंक्रीज करता है, मैक्सिमम पर आता है, देन डिक्रीज करता है। तो जब तक टीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हमने डिटेल में भी समझा था। और जब टीआर मैक्सिमम पर आ गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर वो सिचुएशन आ गई जहाँ पर टीआर क्या हो गया, इक्वल हो गया कॉस्ट के। एंड देन उसके बाद क्या हो गया, टीआर ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर पर, मतलब फर्म को लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन मोटिव है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, यहाँ तक तो सेल करेगा कि भाई कॉस्ट उसकी रिकवर हो जाए। ठीक है, इतना वो सेल करेगा, मैक्सिमम उसको टोटल रेवेन्यू यहीं तक मिलेगा, 9 रुपीज़ का ही उसको टोटल रेवेन्यू मिलेगा। कि अगर इससे ज़्यादा वो सेलिंग करेगा, प्राइस और डिक्रीज करना पड़ेगा और उसको टोटल रेवेन्यू फॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा प्रोड्यूसर तो कभी नहीं चाहता। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखो तो भाई ऐसा प्रोड्यूसर कभी नहीं चाहेगा कि जितनी कॉस्ट हो उससे कम पर बेचे। जितनी कॉस्ट हो उस पर तो बेच सकता है भाई, जितनी कॉस्ट है एटलीस्ट वो तो रिकवर हो जाए। ऐसा सिचुएशन तुमने देखी होगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। बट ऐसा नहीं होता कि वो कॉस्ट से भी कम प्राइस पर सेल कर दे। ठीक है, कोई एक्सेप्शन हो सकता है बट ऐसा जनरली नहीं देखा जाता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसी भी फर्म की या प्रोड्यूसर की, वो यहीं तक क्या करेगा, अपनी यूनिट्स को सेल करेगा। इससे कम प्राइस वो नहीं करेगा, क्योंकि इससे कम प्राइस पर अगर वो सेल कर दे तो उसका टीआर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको मैक्सिमम क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा, जो कि क्या होगा हमारा इस सिचुएशन में 9 से ज़्यादा फर्म टोटल रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा किसको, फर्म को। ठीक है, देन बात करते हैं हम किसकी, मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा, पहले 5 हमारा 1 यूनिट पर 5 मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, सेकेंड यूनिट पर मेरे को 3, थर्ड यूनिट पर मेरे को 1 मिल रहा है, फोर्थ यूनिट पर 0 हो गया एंड 5 यूनिट पर -4 हो गया नेगेटिव में। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो थ्रू आउट मार्जिनल रेवेन्यू क्या करेगा भाई, डिक्रीज ही करना है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं ना। एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए प्राइस डिक्रीज करना पड़ रहा है, तो इसलिए एडिशनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो एमआर तो थ्रू आउट डिक्रीज करेगा, बट एमआर क्या होता है, पहले पॉजिटिव होता है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा एंड देन नेगेटिव में चला जाएगा। तो जब तक एमआर क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा, टीआर इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि एमआर तो थ्रू आउट डिक्रीज ही करना है। ठीक है, और जब एमआर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टीआर अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलेगा फर्म को। एंड देन जब एमआर नेगेटिव में चला गया, मतलब फर्म को लॉस होना स्टार्ट कर दिया, टीआर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू, मतलब प्राइस की। भाई जैसे जैसे यूनिट सोल्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस कम होता जाएगा। तो भाई 1 यूनिट पर प्राइस था मेरा 5, सेकेंड यूनिट पर प्राइस था मेरा 4, थर्ड यूनिट पर प्राइस था मेरा 3, 4 यूनिट प्राइस का था मेरा 2.25, 5 यूनिट पर मेरा प्राइस था 1। तो जब मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करूंगी तो मेरा ये आ जाएगा क्या, एआर कर्व, जो कि प्राइस होता है और डिमांड कर्व भी होता है, ये हमने देखा ही था। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि थ्रू आउट डिक्रीज ही करना है, क्योंकि सेल अगर मेरे को बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा हर एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा भाई एआर या प्राइस या डिमांड कर्व। ठीक है,
अब हम बात करते हैं भाई कुछ रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। हमसे रिलेशन पूछ लेगा टीआर और एमआर में क्या रिलेशन है, या फिर एआर और एमआर में क्या रिलेशन है। तो देख लेते हैं भाई रिलेशन को भी, बहुत इजी से रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन हम बात कर रहे हैं टीआर एमआर और एआर एमआर की, ठीक है। एमआर इज द एडिशन टू टीआर। टीआर क्या है, सम होता है एमआर का, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं भाई। एमआर का क्या होता है, टीआर सम होता है। 5 आ जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा, 5 + 3 + 1 9 आ जाएगा, 5 + 3 + 1 + 0 9 आ जाएगा, 5 + 3 + 1 + 0 + -4 5 आ जाएगा, है ना। तो टीआर क्या होता है भाई, एडिशन होता है किसका, मार्जिनल का। तो 5 यूनिट से मेरे को टीआर कितना मिला, 5 का, जो कि क्या है, इन सभी एमआर का एडिशन ही तो है ना। टीआर क्या होता है भाई, एडिशन होता है एमआर का, सिग्मा होता है एमआर का, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं भाई। टोटल क्या होता है, एडिशन होता है एमआर का मार्जिनल का, ठीक है। देन बात करें, जब टीआर इंक्रीज कर रहा है मतलब एमआर पॉजिटिव है, जब तक एमआर क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, टीआर इंक्रीज करेगा, ठीक है। देन बात करें टीआर मैक्सिमम पर आ गया तो एमआर 0 है। जब एमआर क्या है भाई 0 हो गया, टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया, मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है फर्म को, इससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा यूनिट सोल्व करेंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन बात करें भाई टीआर डिक्रीज कर रहा है जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या नेगेटिव है। भाई एमआर क्या चला गया नेगेटिव में, अब एडिशनल कुछ मिल नहीं रहा है, घटने और लग गया, कम और होने लग गया, तो टीआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली 3 रिलेशन बनते हैं। और ये सेम रिलेशन जब हमने पढ़ा था टीयू एंड एमयू का रिलेशन, तो सेम रिलेशन इसी तरीके से बन रहे थे, इसी तरीके का कुछ ग्राफ बना था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। देन बात करते हैं हम एमआर और एआर में रिलेशन। एमआर एंड एआर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, भाई ठीक है। एमआर और एआर दोनों ही क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। जैसे हम सेल की यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, यूनिट सोल्ड बढ़ाते जा रहे हैं। देन बात करें भाई एमआर कर्व स्टीपर देन एआर कर्व। भाई एमआर का जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर होता है एज कम्पेयर टू एआर, क्योंकि एमआर में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू एआर। तुमने देखा एमआर क्या कर रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है, बट एआर में तो 1 का 0.75 का 1.75 का चेंज आ रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू एआर, इसलिए एमआर कर्व क्या बनता है, मोर स्टीपर होता है एज कम्पेयर टू एआर प्राइस या डिमांड कर्व की हम बात करें। एमआर इज लिमिटेड टू 1 यूनिट एंड एआर डिराइव बाय ऑल द यूनिट। अब तुम्हें पता है मार्जिनल क्या होता है, एडिशन बताता है, एडिशनल यूनिट पर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो 1 यूनिट का ही तो बता रहा है, डिराइव फ्रॉम 1 यूनिट है ना। एडिशनल यूनिट क्या बताएगा, बट एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो डिराइव फ्रॉम ऑल यूनिट, टोटल से डिराइव होगा ना, टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू डिराइव होता है टोटल से, बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, 1 यूनिट एडिशन से डिराइव होता है ना, चेंज कितना आया टीआर में, तो इसलिए क्या होता है हमारा मार्जिनल में ज़्यादा चेंज आ जाता है एज कंपेयर टू एआर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कब ज़्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू तो 1 यूनिट से डिराइव हो रहा है, बट एवरेज रेवेन्यू तो टोटल से डिराइव हो रहा है, सारी यूनिट से डिराइव हो रहा है। देन बात करें AR एंड TR नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव। अब ये तो समझ में आ गया कि मार्जिनल जो है वो हमारा क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट हम बात करें TR क्या है तो पॉजिटिव ही, चाहे वो पहले इंक्रीज कर रहा है मैक्सिमम पर आए, चाहे डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव। AR की बात करें वो डिक्रीज कर रहा है थ्रू आउट, बट है तो पॉजिटिव। और ये दोनों बात करें AR और TR की, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बात करते हैं हम प्राइस की। AR बेसिकली क्या है, प्राइस है। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूसर किसी भी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, किसी भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है, तो वो जीरो प्राइस पर तो किसी चीज़ को सेल नहीं करने वाला। तो प्राइस कभी जीरो होगा नहीं, तो TR भी कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि TR बेसिकली क्या होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी होता है। तो प्राइस कभी जीरो होगा नहीं, तो TR भी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। देन बात करें भाई AR कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि मैं 2 बिस्किट सेल कर रही हूँ -1 प्राइस पर, ठीक है, -1 प्राइस पर, मतलब 2 बिस्किट में सेल कर रही हूँ, ऊपर से 1 रुपया मैं खुद उसको दे रही हूँ कि भाई ले 1 रुपया तू और ले ले। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है कि मैं यूनिट्स भी उसको सेल कर रही हूँ, कमोडिटी भी उसको दे रही हूँ और मैं उसको क्या रही हूँ, ऊपर से पैसे रख के और दे रही हूँ। ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होगा तो TR भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो TR एंड AR कभी भी
जीरो एंड नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि कभी भी प्राइस प्रोड्यूसर जीरो नहीं रखेगा और नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा यार, ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो मजाक हो गया कि जो प्रोड्यूसर है वो यूनिट सेल कर रहा है, ऊपर से 50 रुपये रख के और तुम्हें दे रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं, है ना। तो बात करें AR एंड TR, नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव, क्योंकि प्राइस कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमने देखा भाई रिवेन्यू को अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, जब मैं यूनिट्स क्वांटिटी की सोल्ड की बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने देखा भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मेरे को यूनिट सेल की बढ़ानी है तो मेरे को प्राइस कम करना पड़ रहा है, तो प्राइस कम हो रहा है मतलब AR भी हमारा कम ही होगा, थ्रू आउट डिक्रीज होना है। TR क्या करेगा, जब तक हमारा मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव होगा TR इंक्रीज करेगा, जब मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा, TR अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा कि फर्म को इससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल सकता। एंड जब MR क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, TR फॉल करना स्टार्ट कर देगा। जिसे भी कंफ्यूजन थी कि TR और क्वांटिटी सेल्ड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है जब तक होता है जब तक क्या हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब रिवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, तब तक प्रॉफिट होगा। जैसे हमने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहाँ पर तो प्रॉफिट ही हो रहा था, बेसिकली सेम प्राइस था, हम कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पर सेल कर रहे थे तो मेरे को प्रॉफिट अर्न हो रहा था, तो TR और क्वांटिटी में क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था। बट यहाँ पर क्या होगा कि TR पहले इंक्रीज करेगा, देन मैक्सिमम पर आएगा, देन डिक्रीज करेगा। इंक्रीज कर रहा है क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम पर आ गया क्योंकि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, एंड देन डिक्रीज कर गया क्योंकि लॉस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट के कंसेप्ट से, एंड टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट से, ठीक है। हमने देखा भाई AR और MR में रिलेशन को देखा है ना, प्रोपोर्शनेट रिलेशन को देखा कि MR में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू AR, क्योंकि MR डिराइव होता है 1 यूनिट से एंड AR डिराइव होता है ऑल यूनिट से, टोटल से डिराइव होता है। ग्राफ के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछ सकता है भाई TR और MR में क्या रिलेशन है, देन पूछ सकता है भाई AR और MR में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, टेबल बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, एंड देन ये पॉइंट्स लिख दोगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।